हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जस्ट गिव मी कंफर्मेशन, ऑडिबल हूँ? हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बार कंफर्म कर दो, ऑडिबल हूँ मैं? यस सर, ओके। एनीवन हैज एनी डाउट पिछली क्लासेस में से? या डाउट तो लेके आया करो, है ना? ओके, आप कल नहीं आए मैम? चलिए, ओके, कल आपने क्लास लगा ली थी? चलो ठीक है। ओके, तो कल हमने बेसिक इकोलॉजी के कंसेप्ट्स किए थे, ठीक है। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात करेंगे इक्वेटिक इकोसिस्टम्स की, राइट। अब ऐसा नहीं है कि इक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बट इसमें एक टॉपिक है वेटलैंड। वेटलैंड के भी जो क्वेश्चन आएंगे लोकेशन बेस्ड आते हैं, डेफिनेशन बेस्ड नहीं पूछते हैं, इतना डीप में नहीं पूछते हैं जितना यूपीएससी के अंदर पूछते हैं, पर थोड़ा सा हम डिटेल के अंदर करेंगे ताकि कुछ लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, एक्ट्स हैं, वेटलैंड्स क्या हैं, उनको हम कवर कर सकें, राइट। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल मैंने जैसे बताया था कि जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं, लेट्स से, राइट, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर मेनली वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड द डेजर्ट। ये तीन चीजों की बात करते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड द डेजर्ट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वेटिक इकोसिस्टम, जनरली इनको हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। किसके ऊपर डिफाइन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। जैसे कि अब सैलिनिटी को हम डिफाइन करते हैं पार्ट्स पर 1000, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड पर 1000। अब इसके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। अगर हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स की बात करते हैं, इनकी सैलिनिटी कम होती है, इट इज इन रेंज ऑफ 0 to 5 पीपीटी। दूसरे होते हैं, अगर हम बात करते हैं ब्रैकिश वाटर, क्या होते हैं? ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश की जो सैलिनिटी है वो 5 to 35 पीपीटी की रेंज में रहती है। फिर आते हैं, अगर हम बात करते हैं एंड में, आप इसको मरीन भी बोल सकते हो, मरीन इकोसिस्टम्स। इसके अंदर आपकी जो सैलिनिटी है वो आपकी 35 पीपीटी से ज्यादा हो जाती है, राइट। तो ये तीन तरह के हमारे पास इक्वेटिक इकोसिस्टम है, दैट इज फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड मरीन। 5 पीपीटी तक फ्रेश वाटर है, 5 to 35 के बीच में ब्रैकिश वाटर है, और मरीन क्या है? ग्रेटर देन 35 पीपीटी। लेट्स से जब मैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करता हूं, वैसे आपके नोट्स में गिवन है ये, ठीक है। जब मैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करता हूं, ज्यादातर हम यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक्स की बात करेंगे। जब मैं ब्रैकिश वाटर की बात करता हूं तो ये वो एरियाज होंगे जो आपके टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच का जो एरिया होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। लेट्स से मैं बात कर रहा हूं मैंग्रोव्स की, ठीक है। जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे आपको मिक्सचर देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो यहां पे मैं एग्जांपल लिख सकता हूं दैट दीस कुड बी मैंग्रोव्स। एंड फाइनली वी हैव द मरीन इकोसिस्टम। ये आपके ओशियंस आ जाएंगे, आपकी सीज आ जाएंगी, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस मरीन इकोसिस्टम। So here we have these 3 ecosystems. और दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जब हम इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं। देखो, जब हम इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, लेट से ये इक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो लेट से ये इसका सरफेस है, ठीक है। इक्वेटिक इकोसिस्टम का है, वाटर का सरफेस है। मान लीजिए ये जोन है, इस जोन को हम बोलते हैं फोटिक जोन, और मैं इसे यूफोटिक जोन भी बोल सकता हूं। फोटिक जोन और यूफोटिक जोन, ये वो जोन है जहां तक आपकी सनलाइट की रीच है। किसकी रीच है? सनलाइट की रीच है। अगर यहां पे सनलाइट है तो इसका मतलब क्या है? हियर फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस। ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए आपको? सनलाइट चाहिए। बट ये जो नीचे वाला एरिया है ये थोड़ा डार्क एरिया है, डार्क जोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर यहां पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। इस जोन को हम क्या बोलते हैं? एफोटिक जोन। कौन सा जोन बोलते हैं? एफोटिक जोन। फोटोन्स हम लाइट के साथ एसोसिएट करते हैं, तो जहां पे लाइट है वहां पे फोटिक जोन या यूफोटिक जोन हो जाएगा। जहां पे लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है उसको हम एफोटिक जोन बोलेंगे। उसके बाद जो सबसे लोअर मोस्ट सरफेस होता है एफोटिक जोन का, बॉटम ऑफ द एनी इक्वेटिक इकोसिस्टम और एनी ओशन फ्लोर, उसको हम बोलते हैं बेंथिक जोन। बॉटम में हम क्या बोलते हैं? बेंथिक जोन। तो हमारे पास तीन एक तरह की आपकी क्लासिफिकेशन हो गई इक्वेटिक इकोसिस्टम की। ये वाला आपका फोटिक जोन है, ये वाला आपका एफोटिक जोन है, और एफोटिक जोन के बिल्कुल बॉटम में जो जोन है उसको हम क्या बोलते हैं? बेंथिक जोन। अब
हमें पता है कि इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ऑब्वियस सी बात है सभी जो स्पीशीज है दे वुड बी डिपेंडेंट अपॉन ऑक्सीजन। क्या चाहिए उनको? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दैट इज ये एयर इंटरफेस है, एक वाटर इंटरफेस है। दूसरा, यहां पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। अब फोटोसिंथेसिस कौन करता है यहां पे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अब अगर हम इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो मान लीजिए सबसे आपके जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर आते हैं जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर कौन आते हैं? जूप्लैंक्टन्स। इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोल देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फिश, और लास्ट में हम बोल सकते हैं डॉल्फिन या व्हेल। ये आपकी एक फूड चेन है अगर मैं इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करता हूं। स्टार्ट विद फाइटोप्लैंक्टन्स, देन वी हैव जूप्लैंक्टन्स, देन वी हैव फिश, एंड फाइनली वी हैव द डॉल्फिन। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, और ये टर्शरी कंज्यूमर है। दूसरी चीज, जो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ज्यादातर वो सरफेस पे मिलते हैं। किसके ऊपर मिलते हैं? सरफेस के ऊपर। अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि भाई फोटोसिंथेसिस किसने करनी है? फाइटोप्लैंक्टन्स ने। और फाइटोप्लैंक्टन्स कहां पे मिल रहे हैं? सरफेस के ऊपर मिल रहे हैं। अगर सरफेस पे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं और इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है तो यहां पे जो सरफेस के ऊपर लेयरिंग है वो क्लीन होनी चाहिए। अगर ये किसी चीज से ढक गई तो सनलाइट यहां पे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, and if there is no sunlight, phytoplanktons will not be able to perform photosynthesis. If they will not be able to perform photosynthesis, then that will lead to the reduction of oxygen. तो किसकी कमी हो सकती है? ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए? सनलाइट। एंड सेकेंड वन इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन क्या है? डिजॉल्व्ड है। ये दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है इक्वेटिक इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए। मान लीजिए यहां पे अगर वीड की ग्रोथ हो गई या यहां पे ऑयल की ग्रोथ हो गई, वीड की ग्रोथ हो गई या ऑयल की ग्रोथ हो गई, तो ये जो नीचे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, एंड देन इट विल स्टार्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम। क्यों? फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। और मान लीजिए एक स्पीशीज है जो सरफेस पे रहता है, सरफेस के ऊपर ऑयल की लेयरिंग आ गई या वीड की लेयरिंग आ गई, वो तो सफोकेट होना शुरू हो जाएगा, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से ये पूरा इकोसिस्टम बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। इस चीज को हम क्या बोल देते हैं? एक तरह का वाटर पोल्यूशन। क्या बोल देते हैं? वाटर पोल्यूशन। सो बेसिक चीज हमें याद रखनी है जब हम इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सर्वाइवल ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए है वो क्या है? सनलाइट एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो एक लाइन लिख लीजिए, श्रेय मेहता भी आएगा टॉपिक, डोंट वरी, राइट डाउन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम। पहला लिख लीजिए, फ्रेश वाटर 0 to 5 ppt सैलिनिटी, फ्रेश वाटर 0 to 5 ppt सैलिनिटी। सेकंड लिखिए, ब्रैकिश वाटर 5 to 35 ppt, 5 to 35 ppt। थर्ड राइट डाउन, मरीन इकोसिस्टम ग्रेटर देन 35 ppt, मरीन इकोसिस्टम ग्रेटर देन 35 ppt। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, सनलाइट एंड dissolved oxygen are the major limiting factors. Sunlight and dissolved oxygen are the major limiting factors in aquatic ecosystem. Sunlight and dissolved oxygen are the major limiting factors in aquatic ecosystem. Full stop. ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये डायग्राम बना लिया होगा बेसिक सा। नीचे लिख लो, सनलाइट रीचेज अप टू द फोटिक जोन, सनलाइट रीचेज अप टू द फोटिक जोन इन इक्वेटिक इकोसिस्टम, सनलाइट रीचेज अप टू द फोटिक जोन इन इक्वेटिक इकोसिस्टम। इन इक्वेटिक इकोसिस्टम
where photosynthesis takes place, where photosynthesis takes place. नेक्स्ट लाइन में नीचे लिखिए, below the photic zone is the aphotic zone, below the photic zone is the aphotic zone where there is very little, where there is very little or no penetration of sunlight, very little or no penetration of sunlight, very little or no penetration of sunlight, comma, resulting in zero photosynthesis, resulting in zero photosynthesis. नेक्स्ट लाइन लिखिए, द बॉटम पार्ट ऑफ द aphotic zone, the bottom part of the aphotic zone is the benthic zone, is the benthic zone. मतलब ये ओशन फ्लोर होता है बेसिकली, मान लीजिए ये ओशन फ्लोर को हम क्या बोलते हैं, बेंथिक जोन, शायद आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बेंथिक जोन। ओके, अब हम बात कर रहे थे तीन तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, ब्रैकिश वाटर होते हैं और आपके मरीन होते हैं। अब उसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है वेटलैंड्स। अब इसके ऊपर जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, लेट से एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू के हिसाब से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम क्वेश्चंस, एक तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक जो रूल्स एंड पॉलिसीज हैं उनको भी बहुत डिटेल में नहीं, बस आपको ईयर पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग टाइप पूछा जा सकता है, पर थोड़ा सा कंसेप्ट तो समझना ही पड़ेगा अगर हम वेटलैंड्स की बातचीत करते हैं। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब ही यहीं से आ रहा है, वेटलैंड्स के लैंड्स जो कि पानी से वेट है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट इज एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज परमानेंट और टेम्परेरीली, ये मैंने आपके नोट्स में मेंशन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो पानी से सैचुरेटेड है, ठीक है। हर टाइम पानी भी हो सकता है और कुछ टाइम के लिए भी पानी हो सकता है, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं, ये भी ठीक है, दिस कैन बी नेचुरल और मैनमेड। ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ये ब्रैकिश भी हो सकते हैं, ये मरीन भी हो सकते हैं, सब तरह के हो सकते हैं वेटलैंड, सिर्फ एक तरह के नहीं हो सकते, सभी तरह के हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी जो डेप्थ है ओशियनिक, अगर मरीन इकोसिस्टम की बात करते हैं, उसके अंदर डेप्थ लो टाइड के ऊपर 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ज्यादातर जो आपके वेटलैंड्स हैं शैलो होते हैं, शैलो होते हैं मतलब ज्यादा डीप नहीं होते। अब दूसरा पॉइंट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वेटलैंड्स का, यार वेटलैंड्स को इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है, वेटलैंड्स की इतनी महत्वता क्यों है, वेटलैंड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, सारे वेटलैंड्स की बातचीत क्यों करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ। क्यों, क्योंकि यार ये CO2 को अब्सॉर्ब करते हैं। वेटलैंड्स की अगर हम बात करते हैं, दे आर कॉल्ड द किडनीज, इनको हम क्या बोलते हैं, किडनीज ऑफ द अर्थ। क्यों बोलते हैं, इनका मेन काम है फिल्ट्रेशन का। क्या मेन काम है, फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन कैसे, ध्यान से समझिए, राइट नाउ लेट से ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है। मान लीजिए यहां पे एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है या कोई इंडस्ट्री हो सकती है, मान लीजिए बीच में वेटलैंड है, क्या है, वेटलैंड, और ये आपकी मान लीजिए कोई ओशियन बॉडी है, ठीक। लेट से एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से नाइट्रोजन और फास्फोरस एंटर कर रही है इस वेटलैंड के अंदर, करती है क्योंकि हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, और इंडस्ट्री में भी नाइट्रोजन फास्फोरस की आपका वेस्ट देखने को मिलता है। लेट से नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंटर कर रहे हैं एक वेटलैंड के अंदर। अब वेटलैंड में स्पीशीज होंगे, ऑब्वियसली देयर वुड बी अ लॉट ऑफ ट्रीज, लॉट ऑफ प्लांट्स दैट वुड बी देयर। अब ये जो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस है डायरेक्ट N2 की फॉर्म में नहीं होगी, ये किसी तरह की ऑक्साइड की फॉर्म में होगी। किस तरह के,
ऑक्साइड की फॉर्म में। अब यहाँ पे हम एग्रीकल्चर फील्ड में यूरिया स्प्रे करते हैं और यूरिया इस तरह से इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट में अवेलेबल होता है। अब ये जितने भी यहाँ पे मान लीजिए कुछ प्लांट्स वगैरह होंगे, ये आपका आए हार्मफुल कंटेमिनेंट्स। जैसे हार्मफुल कंटेमिनेंट्स आए, ये जो स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि इनके लिए तो ये एक तरह का क्या काम कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट। कल हमने देखे थे न्यूट्रिएंट साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, है ना। तो ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। तो ये इनको इनटेक ले लेंगे, क्या कर लेंगे, इनका अपटेक कर लेंगे और इनको हो सकता है अपने फॉर्म में किसी अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दे। तो जो अगर वेटलैंड ना होते, ये डायरेक्ट कहां पे जाना था, ओशियानिक बॉडी में। कहां पे जाना था ये, ओशियानिक बॉडी में, और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था किसके लिए, ओशियंस के लिए, क्योंकि ये नाइट्रोजन और फास्फोरस ने ना ओशियन के फ्लोर के ऊपर आके सेट हो जाना था। ओशियन के फ्लोर के ऊपर सेट होते ही वहां पे एल्गी की ग्रोथ हो जानी थी। एल्गी की ग्रोथ होने से एल्गल ब्लूम होना था और उसने पूरी कवर कर लेनी थी लेयर ऑफ दी वाटर। अगर उन्हें एक बार लेयर ऑफ द वाटर कवर कर ली, सनलाइट की पेनिट्रेशन क्या हो जानी है, कम हो जानी है। सनलाइट की पेनिट्रेशन कम हो गई तो आपके फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिशेज, ये सब मरने स्टार्ट हो जाएंगे। सो इट कैन क्रिएटेड और कुड हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ हैवक फॉर द ओशियानिक इकोसिस्टम। पर वेटलैंड ने क्या किया, वेटलैंड ने जितने भी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स थे उनको न्यूट्रिएंट्स बना के अपटेक कर लिए। दूसरी चीज, एक चीज तो ये है, क्योंकि इन्होंने न्यूट्रिएंट्स को लिया है और पानी से न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाला है, तो इन्होंने मेन काम क्या किया है, फिल्ट्रेशन। क्या काम किया है, फिल्ट्रेशन का। दैट इज वाई इनको हम क्या बोलते हैं, किडनीज। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि बहुत स्पीड से आपके पास यहां से मान लीजिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से पानी आ रहा है, ठीक है, उसके पानी के फ्लो को भी रोक देते हैं। क्या रोक देते हैं, पानी के फ्लो को भी रोक देते हैं। क्यों, क्योंकि यार है तो सॉइल ही, सॉइल पानी से कवर्ड है। किससे कवर्ड है, पानी से कवर्ड है। तो एक तरीके से जो नीचे ये सॉइल है ना, स्पॉन्ज का काम करती है। किसका काम करती है, स्पॉन्ज का काम करती है। और यहां पे आके जैसी फ्लो ऑफ वाटर है, एक तो रिड्यूस हो जाता है, और दूसरी चीज अगर हम बात करें, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद करती है। क्या करती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद करती है। प्लस लेट से ये वेटलैंड है मैंग्रोव, क्या है, मैंग्रोव। टाइडल स्टॉर्म आई, साइक्लोन आया, सुनामी आई, सबसे पहला इंपैक्ट इसी के ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, टेरेस्ट्रियल लैंड पे तो नहीं आएगा। अगर आपने ये वेटलैंड यहां से हटा दिया, क्लियर कर दिया, कट कर दिया एग्रीकल्चर के लिए, तो आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा ज्यादा। बट अगर यहाँ पे आपके स्पीशीज हैं, ट्रीज हैं इस वेटलैंड मैंग्रोव्स के अंदर, तो लैंड के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा, बहुत कम पड़ेगा। तो वेटलैंड एक तरह से टाइडल बफर का भी काम करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टॉर्म, साइक्लोन्स एंड सुनामीज। जब 2004 में सबसे भयंकर सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, हम काफी ज्यादा इम्यून रहे थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। किसका प्रेजेंस है, मैंग्रोव्स का प्रेजेंट है। किसका प्रेजेंट है, मैंग्रोव्स का प्रेजेंट है। तो हम काफी ज्यादा यहां से ससेप्टेबल थे, बट हम बच गए थे क्योंकि हमारे पास क्या थे, मैंग्रोव्स प्रेजेंट थे। तो इस वजह से टाइडल बफर का भी काम करते हैं, ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं, फिर सबसे मेन काम क्या है, फिल्ट्रेशन का भी करते हैं। और उसके साथ साथ अगर ट्रीज वगैरह हैं तो ऑब्वियसली किसको ऑब्जॉर्ब करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को। सो एज अ रिजल्ट इनके जो यूजेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको हम प्रोटेक्ट करके रखें, जिसकी वजह से इनकी प्रोटेक्शन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वेटलैंड्स इन इटसेल्फ इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम। अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, और इनकी बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्वैम्प्स, यू हैव मार्शीज, यू हैव पीटलैंड्स, यू हैव बॉग। पीटलैंड की वैरायटी है, पीटलैंड अगर एल्कलाइन है तो फेन हो जाता है। देन यू हैव मैंग्रोव्स, देन यू हैव कोरल्स। ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं, वेटलैंड्स की ही एग्जांपल्स हैं। सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, ये वेटलैंड्स की भी एग्जांपल है। ये आपके फॉरेस्ट एरिया में मिल जाते हैं, ये ग्रासलैंड में मिल जाता है। एक तरह से इसे दलदल बोलते हैं पीटलैंड की अगर हम बात करते हैं। फिर ये आपका मैंग्रोव है, फिर आपका क्या है, कोरल्स है। तो ये आपके डिफरेंट तरह के अगर हम बात करें वेटलैंड्स हैं। और दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई क्लाइमेटिक जोन नहीं है जहां पे वेटलैंड प्रेजेंट ना। यू विल फाइंड वेटलैंड एंड ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री और ऑफ द वर्ल्ड। कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि आपको वेटलैंड्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है इतनी बेसिक सी चीज। तो फिर से रिपीट कर देता हूं कि वेटलैंड्स एक तो सैचुरेटेड परमानेंटली या टेम्परेरीली पानी के साथ, मैनमेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। मैनमेड बनाए जाएंगे, समझ लेना, हमारा मेन काम क्या करना है, फिल्टर करना है वेस्ट को।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ब्रैकिश भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जो वेटलैंड्स हैं अगर हम बात करें, मेन काम क्या है, फिल्ट्रेशन। ये चीज इसकी मेन याद रखें। क्लियर है ये चीज। अब वेटलैंड को यूजेस तो हमने देख लिए, इनको थ्रेट्स भी बहुत ज्यादा है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है, फिर मैं कह सकता हूं कमर्शियलाइजेशन है, इंक्रीज ऑफ एरिया अंडर एग्रीकल्चर है, फिर मैं कह सकता हूं वेटलैंड्स के अंदर क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। भाई क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो पानी का लेवल बढ़ रहा है, राइज इन सी लेवल। मान लीजिए ये एरिया है, ये आपका मैंग्रोव वाला एरिया है, अब यहाँ पे सी लेवल बढ़ेगा तो ये एरिया डूब जाएगा, तो इनको एक बहुत बड़ा खतरा है। उसी के साथ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, इट इज ऑल्सो थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेटलैंड्स इन द कंट्री। सो इट बिकम्स वेरी मच इंपेरेटिव कि हम वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करके रखें। अब वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करती है, दैट इज द रामसार कन्वेंशन। ये एक इकलौती कन्वेंशन है जो सिर्फ और सिर्फ एक इकोसिस्टम के लिए बनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक इकलौती कन्वेंशन जो किसके लिए बनी है, इकोसिस्टम के लिए बनी है, जिसका मेन काम क्या है, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना। अब रामसर कन्वेंशन के अंदर इंडिया के टोटल कितने वेटलैंड्स हैं, 89 वेटलैंड्स। कितने वेटलैंड्स हैं, 89 वेटलैंड्स हैं। सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स हैं वो तमिलनाडु में है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में 20 है, उत्तर प्रदेश में 12 है। ये चीज नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, वेरी गुड, तमिलनाडु में 18 सबसे ज्यादा है, 20 है। अच्छा एक चीज और है, अब इसमें आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो रामसर कन्वेंशन के अंदर है, मे बी जो आपके एरिया में हो। जैसे कि सबसे बड़ा जो वेटलैंड है दैट इज सुंदरबंस, इट इज इन वेस्ट बंगाल। सबसे जो स्मॉलेस्ट वेटलैंड है कौन सा है, रेणुका वेटलैंड, इट इज इन हिमाचल प्रदेश। सबसे बड़ा वेटलैंड आपका सुंदरबंस है, सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है, रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। तो आपको इस तरह के काफी क्वेश्चंस मिल सकते हैं मैच द फॉलोइंग में। अब एक चीज बताओ मुझे, तमिलनाडु में 20 है, यूपी में 12 है, केरला में 3 मिल जाएंगे, ठीक है, असम में दीपोर बील 1 मिल जाएगा, रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में मिल जाएगी। क्या हम इसे याद नहीं कर सकते जहां पे 1-1, 2-2, 3-3 जिस स्टेट में वेटलैंड है, केरला में 3 है, जैसे कि अगर हम बात करें वेम्बनाड कोल है, सस्तम कोत्तम है, तो हम इतने तो याद कर सकते हैं। अगर पेपर में मान लीजिए हमें नहीं पता, तमिलनाडु वालों के नाम पढ़ जाओ, अगर पेपर में मैच द फॉलोइंग आ गए तो याद रहेगा कि यार ये तमिलनाडु में ही होगा, क्योंकि हमें पता है ये केरला में नहीं है, क्योंकि वो हमने याद कर रखे। तो जितने भी 89 वेटलैंड्स हैं, मैं तो आपको बोलूंगा कि इन सब की एक बार रीडिंग करके जाओ। जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश वाले वो याद मत रखना, बट हाँ जो केरला है, महाराष्ट्र है या बाकी जगह पे हैं, उनको याद करके जाओ, अपनी स्टेट के याद करके जाओ, अपने आसपास की स्टेट के याद करके जाओ, ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सको। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, कई बार हो सकता है अगर आपसे पूछ ले यार ग्लेशिएटिक वेटलैंड कौन सा है, मान लीजिए 4 ऑप्शंस दे दिए, अगर आपने लद्दाख वाला याद करा होगा, कौन सा करा होगा, लद्दाख वाला, तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि यार वहीं पे अगर हम बात करते हैं ग्लेशियर वाला काम मिल सकता है, और तो कहीं नहीं मिलेगा, ग्लेशियर वाला काम मिलेगा लद्दाख में मिलेगा। तो अगर आपको वैसे ही याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, ज्योग्राफी के अंदर आपने लोकेशंस अच्छे से कर रखी है, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इतना मुश्किल नहीं होगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, पर आएंगे क्वेश्चंस, आएंगे वेटलैंड्स के मैप बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। 1-2 नंबर का सवाल है, पर उसके लिए हम इतनी मेहनत तो कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपरों में रिपीट होते हैं, उनको तो याद कर जाएं एटलीस्ट, और वो भी याद करें जिन स्टेट में नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली पहली बार, पहले 85 थे साल की स्टार्टिंग में, 2 फरवरी इज द वर्ल्ड वेटलैंड डे, इस दिन 4 और ऐड किए, और पहली बार सिक्किम और झारखंड में ऐड करे नए वेटलैंड। कहां पे ऐड करे, सिक्किम और झारखंड में, और 2 ऐड करे इन्होंने तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ऑलरेडी 18 थे, 20 हो गए, पर ये पहली बार ऐड हुए, तो पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिक्किम झारखंड से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लियर इतनी बात। एक बार मैं लिखवा देता हूं कौन कौन से नए ऐड हुए, लिख लो, लिख लो एक बारी। सिक्किम के अंदर लिख लो खेचोपल्ली, KHE, लिख लो एवरीबॉडी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, KHECHEO, PALRI, खेचोपल्ली सिक्किम। नेक्स्ट लिखो उद्धवा लेक,
UDHWA, UDHWA उद्धवा लेक झारखंड। नेक्स्ट लिखो, अभी जो लार्जेस्ट रामसर साइट लिख लो, सुंदरबन वेस्ट बंगाल। लार्जेस्ट रामसर साइट सुंदरबन वेस्ट बंगाल लिख ली। स्मॉलेस्ट वेटलैंड रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। स्मॉलेस्ट वेटलैंड रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। और एक चीज अच्छे से पढ़ लेना, जैसे कि एक लिखो, टोटल एरिया अंडर रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट्स, टोटल एरिया अंडर रामसर साइट्स इज 1.358 मिलियन हेक्टेयर। 1.358 मिलियन हेक्टेयर। टोटल एरिया अंडर रामसर साइट्स इज 1.358 मिलियन हेक्टेयर। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, मान लो टोटल 89 रामसर साइट्स हैं, उनका कुछ एरिया होगा, हिमाचल में कुछ वेटलैंड्स होंगे, उनका एरिया होगा, ये एरिया किसके कितने परसेंट है। बात समझ में आ रही है? टोटल इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, रामसर साइट्स जो हिमाचल प्रदेश में है वो कितने परसेंट एरिया कवर करती हैं। पेपर में प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग कवर कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये आप इस पर्सपेक्टिव से भी, सिमिलरली फॉरेस्ट का एरिया कितना है हिमाचल प्रदेश का परसेंटेज वाइज, इंडिया का परसेंटेज एज वेल एज स्टेट का भी परसेंटेज देखना है, दोनों चीजें याद रखनी है। मान लीजिए हिमाचल में एक्स एरिया है, तो उसका कितना परसेंटेज हिमाचल में फॉरेस्ट एरिया, इंडिया का एरिया वाई है, तो इंडिया का अंदर हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया कितने परसेंट है। ये दोनों पर्सपेक्टिव से आपको करना है। पीवाईक्यू पूछे गए हैं, मैं आपको लिखवा भी दूंगा, कल कोशिश करूंगा लिखवा दूंगा, बट इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? वेटलैंड क्या है, क्या उसका मेन पर्पस है फिल्ट्रेशन का, क्या उसके थ्रेट्स हैं वो हमने देखे, और क्या उसका मेन काम है, दैट इज द फिल्ट्रेशन, जो कि फिल्टर आउट करता है वेस्ट वाटर को। अब ना इसकी एक सबसे खास वैरायटी है जिनको हम क्या बोलते हैं, मैंग्रोव्स। अब ना मैंग्रोव्स का देखो प्रॉब्लम क्या है, मान लो ये एक पेड़ है सुंदरबन मैंग्रोव्स का, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि ये इंटरटाइडल जोन में है, किसमें है ये, इंटरटाइडल जोन, क्योंकि जब हाई टाइड आती है तो ये पानी के अंदर आ जाता है, लो टाइड में पानी रिसीड हो जाता है। लेट से ज्यादातर ये एरिया पानी के अंदर है, किसके अंदर है, पानी के अंदर। अब मान लीजिए ये इसकी जो स्टेम है या रूट्स है, रूट्स की बात करते हैं, रूट्स को एयर नहीं मिल पाती क्योंकि वो किससे कवर्ड है, पानी के साथ। अगर एयर नहीं मिल पा रही तो गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। बिल्कुल ठीक बात है, क्या नहीं हो पा रहा, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या है, यहां पे एक चीज की तो कमी है, जो रूट्स वगैरह है, किसकी कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। ये कंडीशंस बिल्कुल एग्जैक्ट होती हैं अगर हम मैंग्रोव्स की बात करते हैं जहां पे इनकी ऑक्सीजन की कमी है। दूसरी चीज, अब एक बात बताओ, नीचे अगर कोई चीज बार बार पानी आता जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्या रहेगी, रूट्स की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा रूट्स को स्टेबल करना। अगर उसके अंदर, अब मान लो आपका एक पेड़ है लगा हुआ है, आप उसको थोड़ा सा ज्यादा पानी दे दो गार्डनिंग करते हुए, तो आपको वो हिलता डुलता दिखाई देगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक चीज है। अब तीसरी चीज है कि यहां से जब हाई टाइड आती है तो समुद्र का एक्सेसिव सॉल्ट भी आता है। क्या आता है, एक्सेसिव सॉल्ट भी आता है। अब ये तीन मेजर परेशानियां इनको फेस करनी पड़ती हैं, एक तो स्टेबिलिटी की, दूसरी कमी किसकी है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी तो आपको हर वेटलैंड के अंदर ही देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि वो पानी के साथ कवर्ड है। और तीसरी हमने बात करी यहां पे किसकी प्रॉब्लम है, एक्सेसिव सॉल्ट की। अब इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अडेप्टेशन की है, क्या की है, अडेप्टेशंस, किसको लेके, ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। कैसे, कई बार आप इनके रूट्स देखना, आपको ऐसे दिखेंगे, ऐसे, एक तरफ से वर्टिकल रूट्स, कैसे देखें, हॉरिजॉन्टल रूट्स दिखेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल रूट्स दिखेंगे आपको इस फॉर्म में। इन तरह के रूट्स को अगर हम बात करते हैं, इनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स, स्टेम से स्टिल्ट रूट्स। गैसियस एक्सचेंज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पानी के ऊपर आ गए, और दूसरा स्टेबिलिटी भी मिल गई सॉइल के अंदर, क्योंकि एक्स्ट्रा रूट्स क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। कई बार आपको इनकी ब्रांचेस से ऐसे रूट्स दिखाई देंगे, बिल्कुल वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल ऐसे रूट्स दिखाई देंगे। ये भी क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दे आर ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह के रूट्स को हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स।
कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है, लेट से मान लीजिए कि आपको रूट्स इस तरीके से दिखाई देंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटाफोर्स। ये सब अडेप्टेशंस हैं जो हमें मैंग्रोव्स के अंदर देखने को मिलती हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कंफ्यूज मत हो जाना, स्टिल्ट रूट्स क्या हैं, प्रॉप रूट्स क्या हैं, दीज आर नथिंग बट दी चैलेंजेस दैट वर फेस्ड बाय मैंग्रोव्स, और उन्होंने उस चीज को क्या किया है, ओवरकम किया है। और हम देख सकते हैं ओवरकम कैसे किया है, या तो स्टिल्ट रूट्स हैं ऐसे स्टेम से निकलती हुई बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, या लीफ से निकलती हुई प्रॉप रूट्स हैं, या न्यूमेटाफोर्स की तरह ऐसे ग्राउंड से नीचे की तरफ ऊपर को निकलते हैं। ये सब क्या है, दे आर ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्लस स्टिल्ट और प्रॉप में दे आर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द स्पीशीज। तीसरी चीज भाई, यहां पे एक्सेसिव सॉल्ट देखने को मिलता है। सॉल्ट के लिए इनके पूरे सिस्टम में एक्सेसिव सॉल्ट को बाहर निकालने का सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जो ये एक्सेसिव सॉल्ट को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्सेसिव सॉल्ट को बाहर नहीं निकालेंगे तो इनकी फंक्शनिंग में दिक्कत आएगी। अब ये सॉल्ट को बाहर निकाल देते हैं, इसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। माने जो सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए हेलोफाइट्स क्या होते हैं, सो दीज आर द सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज। कौन से होते हैं वो, मैंग्रोव्स। दूसरी चीज, ये जो सॉइल जिसके अंदर पानी होती है, पानी होता है और उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रिक सॉइल। क्या बोल देते हैं उसे हम, हाइड्रिक सॉइल। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, हेलोफाइट्स आर द सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज, और दूसरी चीज मैंने बताई है कि यहां पे क्या है आपकी, हाइड्रिक सॉइल, सॉइल दैट इज कवर्ड विद वाटर। कैन एनीवन टेल मी सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर पूरे देश में कहां पे है? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आज थोड़े से वो लग रहे हो, आप ठंडे से लग रहे हो। हाँ जी, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन मैंग्रोव में सबसे ज्यादा क्या है आपका, मैंग्रोव कवर है। क्लियर है इतनी बात? अब एक चीज बताओ, मान लो एक क्वेश्चन है, मैंने लोकेशंस बोल दी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैंग्रोव कवर इन इंडिया, और वेयर आर द मैंग्रोव्स फाउंड इन इंडिया। और एक स्टेटमेंट ऐसे भी बना सकता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस डज नॉट हैव मैंग्रोव कवर, बन सकता है क्वेश्चन। एक मैंने लिख दिया सुंदरबन, ऑब्वियसली खुश हो जाएंगे हम। एक मैं लिखूंगा अंडमान एंड निकोबार, फिर भी थोड़ा सा लगेगा, खुश हो जाएंगे। एक लिखूंगा मैं गल्फ ऑफ कच्छ, थोड़ा सा दिमाग घूमेगा। एक मैं लिख दूंगा गल्फ ऑफ खंबट, अब दिमाग शुरू हो जाएगा लगना। क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का मिक्सचर बनता है कि भाई कहां पे आपके मैंग्रोव्स प्रेजेंट नहीं है। तो भाई मैंग्रोव प्रेजेंट नहीं है गल्फ ऑफ खंबट में, यहाँ आपके इधर वाली दमन एंड दीव की तरफ पड़ता है गल्फ ऑफ खंबट, और गल्फ ऑफ कच्छ तो आपको पता है दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ में मिलते हैं, अंडमान निकोबार में मिलते हैं, इधर मिलते हैं, इधर आपको देखने को नहीं मिलते। इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ये आपके पीवाईक्यूज में पूछा गया। एक आती है, उससे पहले रिपोर्ट आई थी 2021 में। आप बोलोगे सर 2 साल बाद क्यों देते हैं, क्या काम नहीं करते? नहीं, ये इनका रूल है कि रिपोर्ट कब आएगी, 2 साल बाद। जो लेटेस्ट रिपोर्ट पिछले साल आई है वो 2023 की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया मैंग्रोव कवर इतना रह चुका है 4992 स्क्वायर किलोमीटर। पहले कितना था, 4999 स्क्वायर किलोमीटर। कितने का लॉस हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 7 स्क्वायर किलोमीटर का। सबसे ज्यादा लॉस कहां पे हुआ है मैंग्रोव कवर का, गुजरात में। कहां पे लॉस हुआ है, गुजरात में। ये एक फैक्ट लिख लो अगर लिखना है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, द टोटल मैंग्रोव कवर इज 4992 square kilometer, 4992 square kilometer, and there has been a loss of 7 square kilometer. There has been a loss of 7 square kilometer, loss of 7 square kilometer over the previous assessment of, over the previous assessment of ISFR 2021, over the previous assessment of ISFR 2021, full stop. Gujarat has lost the highest area under mangroves. Gujarat has lost the highest area under mangroves. ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। इकोलॉजी में क्या होता है, आपको 4 स्टेटमेंट दे देते हैं,
फिर पूछते हैं कौन सी करेक्ट है, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4। अगर आपको एलिमिनेशन से अगर 2 पता है ना तो आप सही तरीके से सॉल्व कर सकते हो, पर उसके लिए पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है जी, इतनी बात। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म कर दीजिए। समझ नहीं आया मुझे। हाँ जी, बस थोड़ा सा डिपेंड करता है, यूपीएससी वाले ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट डाल देंगे, साथ में इसमें साइंस भी डाल देंगे, कोई भरोसा नहीं है। तीनों डाल सकते हैं। ज्यादातर यूपीएससी में एनवायरनमेंट के क्वेश्चन स्पीशीज बेस्ड जा रहे हैं, अब यहाँ पे तो आते ही नहीं है। अगर हिमाचल की बात करते हैं, सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है, हिमाचल के पेपर में स्पीशीज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। स्पीशीज बेस्ड आने लग जाए तो पागल हो जाएंगे हम। अगर कोई स्पीशीज बेस्ड आ भी रहे हैं तो वो इतना आ जाता है कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सी स्पीशीज है, बस ये आ जाते हैं, जो कि बहुत ईजी है। ईजी तरीके से तुम 18 के 18 याद कर सकते हो। दूसरा, वेटलैंड का अगर टॉपिक है तो लास्ट ईयर यूपीएससी के अंदर वेटलैंड में क्वेश्चन आया था, दुनिया के सबसे बड़े पीटलैंड के रिजर्व्स कहां पे दुनिया में, तो वो उसका आंसर था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। इतना डिटेल में एनालिटिकल नहीं पूछते। अगर हम बात करते हैं एचपीएस के अंदर, वो रामसर लोकेशन पूछ लेंगे कहां पे इसका वेटलैंड है या नहीं है, या कुछ स्टेटमेंट दे देंगे गुजरात में सबसे बड़े मैंग्रोव कवर है, पता होना चाहिए कहां पे वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा मैंग्रोव कवर है। बेसिक पूछेंगे जिसमें बच्चा इतना कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक बोल रखा है पेपर के सिलेबस के अंदर, हमें इनके ऊपर नॉर्मल सी नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। ये वैसी नॉलेज है जो हर एक को बेसिक अगर हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट उतनी चाहिए, डिटेल के अंदर हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं चाहिए। क्लियर है इतनी चीज? हाँ जी। मैंग्रोव्स इन इंडिया फाउंड ओनली इन 3, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 जगह पे हैं, ये जो ज्यादातर आपके कोस्टल एरिया में मिलेंगे, इतनी बात तो हम समझते हैं। जैसे उड़ीसा में भितरकनिका मैंग्रोव्स नीचे हैं, मैं ये बताना चाह रहा था। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी सीमा देवी जी, ठीक है इतनी बात। चलो जी, अब ना मैंने रामसर कन्वेंशन छेड़ी थी। रामसर कन्वेंशन आई थी 1971 में। लिख लो कुछ पॉइंट्स इसके फटाफट, राइट डाउन। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, राइट डाउन। इट हैज 3 मेजर प्रिंसिपल्स, इट हैज 3 मेजर प्रिंसिपल्स। पहला लिखिए, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, wise use of wetlands. Second, countries who are a part of the convention, countries who are a part of the convention has to, countries who are part of the convention has to designate wetlands, has to designate wetlands in the, ऐसे लिखना इन्वर्टेड कॉमर्स में, लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और रामसार लिस्ट, और रामसार लिस्ट। थर्ड, कॉपरेशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट, कॉपरेशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट, कॉपरेशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट टुवर्ड्स conservation of, towards conservation of transboundary wetlands, cooperation of various government towards conservation of transboundary wetlands. फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखो स्टार मार्क करके, इंडिया एंटर्ड द रामसार कन्वेंशन इन 1982, इंडिया एंटर्ड द रामसार कन्वेंशन इन 1982। ओके, इसी के नीचे एक स्टार मार्क करके लिखो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, राइट डाउन। इफ एनी ऑफ द रामसर wetland, if any of the Ramsar wetlands ecological balance get disturbed, ecological balance get disturbed, it becomes part of Montreux's record, it becomes part of Montreux's record
as it requires immediate conservation, as it requires immediate conservation, immediate conservation, full stop. There are two wetlands part of this record. There are two wetlands part of this record. Write down, पहला लिखो लोकतक लेक मणिपुर, लोकतक लेक मणिपुर, और सेकंड लिखिए केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। सिंपल है, 89 वेटलैंड्स हैं, कोई भी देश के हों, इंडिया के हों, बेशक अलग से इंडिया की बात करते हैं, इनमें से किसी का इकोलॉजी एकदम से खराब होने लग गई क्लाइमेट चेंज की वजह से, मैनमेड फैक्टर की वजह से, प्रॉपर कंजर्वेशन नहीं हुई, तो उसको स्पेशली ध्यान दिया जाता है। स्पेशली ध्यान देने के लिए उसको एक सब रिकॉर्ड में डाल देते हैं, जिस सब रिकॉर्ड का नाम क्या है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, कि इसको अभी के अभी फिलहाल जल्द से जल्द इसको कंजर्व करने की जरूरत है। अब पहले चिलिका लेक भी इसका पार्ट होती थी जो ओडिशा में है, बाद में इसको रिस्टोर कर दिया और वापस इस रिकॉर्ड से रिमूव कर दिया। तो लिख लो चिलिका लेक वॉज वंस अ पार्ट ऑफ इट, चिलिका लेक वॉज वंस अ पार्ट ऑफ इट, but now it has been removed. Chilika Lake was once a part of it, but now it has been removed. ठीक है जी, गर्मी लग रही है, बोल देते हैं बाहर। ओके, चिलिका लेक वाज वंस अ पार्ट ऑफ इट बट नाउ इट हैज बीन रिमूव्ड। ओके, तो ये एक स्पेसिफिक कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन, जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है, राइट। नेक्स्ट लिखो इंडियन लॉज टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स, इंडियन लॉज टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स। ओके, इसके अंदर ना बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसकी मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है, आप ईयर वाइज उसको देख सकते हैं। जो एक इंपॉर्टेंट लॉ है इंडिया का वो है वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स 2017। एक बार इसको देख लो क्या है वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स 2017। अब ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे भी वर्ड रूल्स आ जाए, ज्यादातर, चलो 100%, जहां पे भी वर्ड के आ जाए रूल्स, ये सारे के सारे रूल्स किसी एक्ट से पावर लेते हैं। वो एक्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। किससे लेते हैं? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कोई भी रूल्स आ जाए, कोस्टल रेगुलेशन रूल्स आ जाए, पढ़ा भी ना हो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आ जाए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आ जाए, सारे के सारे किसके अंदर नोटिफाई होते हैं? ईपीए एक्ट 1986। अब इधर दो काम किए गए, इन्होंने ना क्या किया, ऐसा नहीं है कि पहले कोई रूल नहीं होता था, रूल होते थे बट वो वेग से थे, इन्होंने चेंज कर दिए। एक तो इन्होंने स्टेट लेवल पे बनाई स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज, नेशनल लेवल पे बनाई नेशनल वेटलैंड कमिटी। ध्यान से समझना क्या काम है, एक बनाई स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज, दूसरी रखाई नेशनल वेटलैंड कमिटी। एसी ऑन करवा दो धर्मेंद्र भैया। जो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज हैं उनको हेड करता है एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। कौन हेड करता है? एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। इस नेशनल वेटलैंड कमिटी को हेड करता है, ध्यान से सुनो, जो सेक्रेटरी होगा, किसको? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वैसे तो यहाँ पे सेंटर का मिनिस्टर होना चाहिए, पर सेंटर के मिनिस्टर को इतना तंग नहीं कर रहे, उसको जो पर्सनल आईएएस मिला हुआ है सेक्रेटरी, वो इसको हेड कर रहा है, दैट इज नेशनल वेटलैंड कमिटी। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना। अब रामसर कन्वेंशन के अंदर 89 वेटलैंड है, उसके बियॉन्ड तो बहुत सारे वेटलैंड्स हैं इंडिया में, काफी वेटलैंड्स हैं, रामसर का पार्ट नहीं है पर वेटलैंड्स तो हैं। अब हर स्टेट को पावर दी गई है, अपने स्टेट में या यूटी के पास पावर है कि तुमने जो वेटलैंड नोटिफाई करना है कर दो, कोई टेंशन नहीं। रामसर वाले नहीं है, ये नॉर्मल वेटलैंड्स हैं, आप इसको नोटिफाई कर सकते हो।
अगर नोटिफाई कर रहे हो तो सारी जिम्मेवारी भी ले लो, क्या एक्टिविटी अलाउ की जाएगी, कौन सी प्रोहिबिट की जाएगी, कौन सी रेगुलेट की जाएगी, सारा काम किसका है, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का, और उसको हेड कौन कर रहा है, एनवायरमेंट मिनिस्टर। अब बात आती है सामने नेशनल वेटलैंड कमेटी की। नेशनल वेटलैंड कमेटी को हेड कर रहा है सेक्रेटरी टू मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका मेन काम क्या है, रिकमेंडेशंस देना, कौन सा वेटलैंड किसका पार्ट बन सकता है, रामसर साइट, कौन सा वेटलैंड पार्ट बन सकता है रामसर साइट का। तो इसको बड़ा काम दे दिया, इनको स्टेट लेवल पे काम दे दिया, इससे आपके रूल्स बना दिए वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स 2070। इसके अलावा 2020-21 की बात है, इन्होंने एक सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन बनाया कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वेटलैंड को लेके क्या होनी चाहिए, प्रोटेक्शन को लेके किस तरीके से बेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सकता है, R&D, वो सारी उस सेंटर के अंदर होती है, राइट। वो एक सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह बनाया गया, जो कि इंफॉर्मेशन देता है कि हर अथॉरिटी को कि तुम्हें इस तरीके से वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, वो इनके साथ कोऑर्डिनेट करता है स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज के साथ, क्योंकि इन्हीं के पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे स्टेट के अंदर वेटलैंड्स को मैनेज करने की, तो इनको कोऑर्डिनेट करता है। जब हम बात करते हैं सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन, लिख लो इसके बारे में, बस सीधा इतना लिखो, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये आपके नोट्स में सब गिवन है, जो मैंने हाथ से लिखे हुए हैं, शायद आपको कुछ मिल रहे होंगे जो मैंने हैंड रिटन है ना, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, राइट डाउन। इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change in 2021. It is located in Chennai. It is located in Chennai. ठीक है, बाकी जो मैंने नोट्स में मेंशन किया ना उसको पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। इसके बारे में लिखना है तो लिख लो, चलो लिख लो, वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स 2017, वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स 2017, लिख लो, पहला पॉइंट लिख लो, इट प्रोवाइडेड फॉर स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, इट प्रोवाइडेड फॉर स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी headed by environment minister, it provided for state wetland authority headed by environment minister, comma, their work is to notify the wetlands, their work is to notify the wetlands in the state, their work is to notify the wetlands in the state and regulate the activities of wetlands, regulate the activities in wetlands. Second लिखो, it also provided for national wetland committee, it also provided for national wetland committee which protects wetlands at the central level, which protect wetlands at the central level and gives recommendations for wetlands under Ramsar list, give recommendations for wetlands under Ramsar list. चलिए तुम्हें बता ही देते हैं बायो रेमेडिएशन क्या होता है, कि जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हो ना, डीकम्पोजर्स वगैरह जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनसे आप वेस्ट को ब्रेक करते हो, ऑयल को ब्रेक करते हो, उसे बायो रेमेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो रेमेडिएशन। अच्छा, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है। वेटलैंड्स एक तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैं एंड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो बायोस्फीयर रिजर्व वाली लिस्ट प्रोवाइड करनी है, और एक ये प्रोवाइड करना है वेटलैंड्स जो 89 के 89 वेटलैंड्स है, मे भी शायद नोट्स में अवेलेबल होंगे, चेक कर लेना। ठीक है, नोट्स में शायद मैंने डाले हैं, जो भी आपको है उसमें 89 वेटलैंड्स, चेक कर लेना। 89 वेटलैंड्स की अगर लिस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसको एक बार देख लेना और एक्रोनिम बना लेना कि किस स्टेट में नहीं है, कौन सी स्टेट के हैं, वो याद कर लेना। पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी जो हमने कल पढ़ा वैसे पहले क्वेश्चन वो पूछे नहीं गए हैं, पर फिर भी हमने सेफ साइड के लिए पढ़ ली है कि अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आ भी जाता है तो हम उसे सॉल्व कर देंगे, राइट। तो ये बेसिक थी अगर हम बात करते हैं इकोलॉजी, राइट। तो 3 चीजें हमने कवर कर ली हैं, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड इकोलॉजी। अब एक सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लिख लो, हेडिंग डाल,
रामसर कन्वेंशन जो है उनके 9 क्राइटेरिया हैं। अब इन्होंने रिकमेंड कर दिया नाम, रिकमेंड होके ये रामसर कन्वेंशन जो सेक्रेटेरिएट है ईरान में है वहां पे जाएगा ये, फिर वो फाइनल अप्रूवल दे देंगे, बात खत्म। कई बार तो ऐसा भी होता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इन्वॉल्व होती है थोड़ा सा ये मामले में कि भाई हाँ इस रामसर वेटलैंड को भेजना है कि नहीं भेजना, तो काफी डिप्लोमेटिक चीज है ये जब हमारे वेटलैंड्स रामसर लिस्ट का पार्ट बनते हैं। जब हम अगर बात करें 2014 तक तो हमारे शायद 25 वेटलैंड्स ही थे जो रामसर का पार्ट थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10-11 साल में नाउ इट हैज इंक्रीज और अब कितने हो चुके, 89 वेटलैंड्स हो चुके। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है, आप पेपर देने जाओगे उस दिन 100 हो जाए। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं। चलो अब बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। देखो है तो कुछ नहीं टॉपिक में, कल मैंने सबसे पहली क्लास में शायद बताया था कि ब्रंटलैंड कमीशन था 1987 में, जब उसने रिपोर्ट दी थी अवर कॉमन फ्यूचर, जहां पे उसने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था। अब ध्यान से देखना है, टाइमलाइन बना रहा हूं, बनानी है मेरे साथ बना लेना। ब्रंटलैंड कमीशन 1987 टॉक्ड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिपोर्ट का नाम क्या था, अवर कॉमन फ्यूचर। ये भी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद इसी चीज को लेके अर्थ समिट होती है 1992 में रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो में। एंड यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टॉपिक होता है जिसको वो डिस्कस करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बनता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है एजेंडा 21। एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो कि एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। और इस डॉक्यूमेंट का एजेंडा 21 का मतलब क्या है, एजेंडा मतलब 21st सेंचुरी का हमारा एजेंडा क्या है, तो यहां पे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर 21st सेंचुरी, क्योंकि 2000 साल आने वाला है, 21st सेंचुरी स्टार्ट होने वाली है, उसके रिलेटेड हम चाहते हैं कि जो भी डेवलपमेंट हो सस्टेनेबल तरीके से हो। जैसे ही सेंचुरी आती है 2000 में ये काम पे लग जाते हैं, और यहां पे यूनाइटेड नेशन की मीटिंग होती है, वहां पे ये 8 MDGs को अडॉप्ट करते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। They adopt 8 Millennium Development Goals to be achieved by 2050. Important, 8 Millennium Development Goals. अब ये जो MDGs थे कैसे थे, पॉवर्टी को खत्म करना है, एक्सट्रीम पॉवर्टी को, रोटी कपड़ा मकान, मटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, एड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। ऐसे ऐसे ज्यादातर आपके हेल्थ के रिलेटेड फैक्टर्स थे, गरीबी के रिलेटेड फैक्टर्स थे। ये बेसिक चीजों के ऊपर जो उस टाइम पे इमीडिएट प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने के लिए 8 MDGs बनाए गए थे। अब ध्यान से सुनना, 1992 में रियो समिट हुई, 2012 में सेम रियो +20 होती है। अर्थ समिट के 20 साल बाद एक रियो +20 समिट होती है रियो डी जेनेरो में। इसके अंदर बोलते हैं, कहते हैं MDGs का टाइम पीरियड तो 2015 तक है, MDGs तो खत्म हो जाएंगे 2015 के बाद हम क्या करेंगे, वेले तो नहीं बैठने वाले हैं, उसके बाद क्या करें, कहते काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको टास्क देते हैं कि वो डिसाइड करेगी। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। ये इन्होंने स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इसको टास्क दिया कि जब हम 2015 में मिलेंगे, लेट से जब हम 2015 में मिलेंगे तो हमारे सामने एक नया एजेंडा होना चाहिए। ये 2015 में मिलते हैं, यूनाइटेड नेशन की फिर मीटिंग होती है और वहां पे ये एक एजेंडा बनाते हैं, एजेंडा 2030। क्या बनाते हैं, एजेंडा 2030। एजेंडा 2030 क्या है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 169 टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। ये बात आपने शायद सुना होगा, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, 169 टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं 2030 तक। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए एजेंडा 2030, कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज रिलेटेड टू 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 169 टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। ये हमारे सामने स्टोरी रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ब्रंटलैंड कमीशन 1987 आर कॉमन फ्यूचर डिफाइन करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
फिर 1992 में रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट होती है, जहां पे एजेंडा 21 बनाया जाता है, जो कि एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, जो बताता है कि 21st सेंचुरी का एजेंडा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर 2000 में यूनाइटेड नेशन की मीटिंग होती है, वो अडॉप्ट करते हैं 8 एमडीजीज टू बी अचीव्ड बाय 2050। 2012 में फिर से रियो की समिट होती है, 20 साल बाद, रियो प्लस 20 बोलते हैं इसको, और यहां पे रियो डी जेनेरो के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको टास्क दिया जाता है 2015 के बाद क्या हम करने वाले हैं, और वो मिलकर करते हैं एजेंडा 2030, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2030 विद 169 टारगेट्स। अब पेपर के अंदर आपको मैच द फॉलोइंग आ सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में नहीं पूछते, स्टेट के पेपर में पूछ लेंगे, मैच द फॉलोइंग ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज नीति आयोग फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। ये पेपर में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज, नीति आयोग स्टेट्स की परफॉर्मेंस ट्रैक करती है और उसके लिए एक इंडेक्स बनाती है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, कि क्या स्टेट्स परफॉर्म कर रही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। लिख सकते हो, नीति आयोग प्रिपेयर्स दी, नीलम मिलेगी डोंट वरी, एक दिन में एक ही मिलेगी ना बच्चा, एक दिन में दो मिलेगी तो आप कैसे पढ़ोगे। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, देखो एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2018 में पहली बार आया, फिर रिपोर्ट आई 2019 में, फिर 20 में आई, फिर 23 में आई, अभी तक 4 रिपोर्ट्स आई है नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अंदर। और अब पहले हमारा रैंक शायद 56 होता था स्कोर आउट ऑफ 100, अब हमारा शायद 71 है, चेक कर लेना आउट ऑफ 100 कितना है, 71 आउट ऑफ 100। ये एक बार कंफर्म कर लेंगे 71 है या 72 है, बट अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 में रिपोर्ट आई है, जहां पे हमारा रैंक 70 के पार जा चुका है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातचीत करते हैं। आई होप इतना आप सबको क्लियर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर नीति आयोग इंडिया में मेन बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, वो एक इंडेक्स बनाती है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स। 2018 में पहली रिपोर्ट, 19-20, फिर कोविड आ गया था, रिपोर्ट्स नहीं आई, फिर आई रिपोर्ट 2023 में। यही आपकी क्या है, लेटेस्ट रिपोर्ट है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको कौन रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता होने चाहिए, तो हेडिंग लिख लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। राइट डाउन, पहला गोल नो पॉवर्टी, एसडीजी 1 लिखिए, नो पॉवर्टी, ठीक है, नंबरिंग चेंज मत करना क्योंकि पेपर में नंबर बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। एसडीजी 2 लिखिए, जीरो हंगर, एसडीजी 3 लिखिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एसडीजी 3 लिखिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक सभी को क्लियर है, एक बारी कंफर्मेशन दीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है कि आपके सिलेबस में एज इट इज मेंशन्ड है, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ लिखिए, क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ लिखिए, जेंडर इक्वेलिटी, सिक्स्थ लिखिए, क्लीन वाटर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसी के साथ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवेंथ लिखिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट लिखिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एट्थ लिखिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ लिखिए, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एसडीजी 10 लिखिए, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज।
नेक्स्ट लिखिए 11th, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th लिखिए रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13th लिखिए क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, कहीं ना साइड पे लिख लो, ये ना पढ़कर जाना आप। लेटेस्ट रिपोर्ट जो है इसकी, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, पढ़ लेना कहीं क्या इंडिया का रैंक है, कौन इसे रिलीज करता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, सीसीपीआई। इंडिया अच्छा ही परफॉर्म करता है, 4 कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बाद इंडिया का ही रैंक आता है, इंडिया 7वें 8वें नंबर पे होता है। 14th लिखिए लाइफ बिलो वाटर। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं गोल्स। 15th लिखिए लाइफ ऑन लैंड। 16th लिखिए पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और 17th लिखो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। फोर्टींथ वॉज लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर। ठीक है जी, ओके। आपके जो सिलेबस में इतना ही मेंशन है, पर इतना हमारे लिए काफी नहीं है। वी हैव सीन कि इसके बियॉन्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं आते, एनालिटिकल नहीं आते, फैक्चुअल से आते हैं। कैसे आते हैं? फैक्चुअल। जैसे कि एक जैसे टॉपिक है, मान लीजिए हम प्रिपेयर करते हैं, इंडिया के क्या लॉज एंड पॉलिसीज रही हैं एनवायरमेंट को लेकर। इसके मैच द फॉलोइंग काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मैच द फॉलोइंग, क्या इंडिया के लॉज एंड पॉलिसीज रही हैं एनवायरमेंट को लेकर। तो जो लॉज एंड पॉलिसीज रहेंगी, ऑब्वियसली जो भी मुद्दे हैं एनवायरमेंट के, उसके बेसिस पे ही होंगी। अगर वाटर पोल्यूशन है तो एक्ट है, एयर पोल्यूशन है तो एक्ट है, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन है तो एक्ट है, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन करनी है तो एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करनी ऑलरेडी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना डब्ल्यूबी एक्ट 1972 है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है एनवायरमेंट के अंदर, उसके सामने हमारे पास कोई ना कोई एक्ट है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। जो हमने मोटे तौर पे पढ़े, अभी वेटलैंड के रूल्स पढ़े 2017 के, एक हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखा है, एक हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट देखा, यही मेजर देखे है ना। अब लेट से थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से देखते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एक्ट आया था ना, वो 1974 में आया था, जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस खत्म ही हुई थी। वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974। ठीक है, इसके अंदर क्या था? मेन एक्ट का काम था कि यार देश के अंदर वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है? वाटर पोल्यूशन को। वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को देनी पड़ेगी, सेंटर और स्टेट को, सेंटर एंड स्टेट को। सेंटर के लेवल पे इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई या अथॉरिटी बनाई, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। और स्टेट लेवल पे बनाया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑब्वियसली स्टेट्स को बोला कि आपको अपने स्टेट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करने कंट्रोल बोर्ड, कि आपको पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाना पड़ेगा। इसको हम बोल देते हैं एसपीसीबी। और इनका मेन टास्क क्या था दोनों का? वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना। सिंपल है, किसको कंट्रोल करना है? वाटर पोल्यूशन। अब क्वेश्चन आ जाए, सीपीसीबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी? यस, अंडर द वाटर पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और जितनी इंफॉर्मेशन अभी आपको मिली है, आपको इतना पता चला है, सीपीसीबी और एसपीसीबी का एक काम है देश के अंदर क्या कंट्रोल करना? वाटर पोल्यूशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्ट। नेक्स्ट एक्ट आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब ये एक्ट क्या है, ध्यान से देखो। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। 1973 में इसका एक जेनेसिस है, चिपको मूवमेंट हुई थी। शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। सुना है किसी ने? क्या थी चिपको मूवमेंट मैम?
हाँ जी, ठीक बोल रहे हो। एक्चुअली क्या था, जो उस टाइम के उत्तर प्रदेश, वैसे उत्तराखंड में आज, उनकी सरकार ने, मान लीजिए ये कुछ सेक्शन है फॉरेस्ट का, इसको क्लियर करने की परमिशन दे दी और कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। क्या दे दिया? कॉन्ट्रैक्ट। क्या तुम पेड़ क्लियर करो और जो लकड़ मिलेगी उससे तुम बैट बनाना। क्या बनाना? बैट बनाना। अब ऑलरेडी उन पहाड़ी वाला रीजन है, जो ये आपका बॉर्डर रीजन पड़ता है, जो चाइना के साथ बॉर्डर सा पड़ता है आपका, इस वाले रीजन की ना 1962 चाइना वॉर के बाद बीआरओ ऑलरेडी रोड्स बना रही थी। जब चाइना की वॉर हम हारे तो हमें पता चला कि हमारे पास मिलिट्री के पास राशन भेजने के लिए, लॉजिस्टिक्स भेजने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। उसके बाद हमने मिलिट्री के ऊपर काम करना शुरू करा। ऊपर जो हिमालयन एरियाज है वहां पे हमने रोड बनानी शुरू कर दी। रोड बनाई तो पेड़ काटने शुरू कर दिए। अब पेड़ काटोगे आप 1962 से, तो आपको काफी प्रॉब्लम्स आएंगी, लोकल लोगों को ड्रॉट्स वगैरह आएंगे, है ना, काफी प्रॉब्लम आ रही थी, लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रही थी, तो लोकल लोग पहले से चिड़े हुए थे। स्टेट गवर्नमेंट ने और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और पेड़ काट दो। अब जो वुमेन थी लोकल, यार उनको जो भी डेली नीड्स के लिए काम करने के लिए लकड़ चाहिए थी, वो पास के पेड़ों से काट लेती थी। अब वो वाले पेड़ भी नहीं वो अपने लिए यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको तो परमिशन दे दी गई है कट करने की। सो एज अ रिजल्ट समहाउ द लोकल वुमेन वर वेरी एंग्री कि भाई बंदे तो काम पे चले जाते हैं दिन में, सारा पानी भरना, ये सब करना, अब उनको बहुत दूर जाना पड़ता था इन सब चीजों के लिए। उन्होंने जाके सभी पेड़ों को हक कर दिया। क्या कर दिया? चिपक गई जितनी भी महिलाएं थी। तो वहां से मूवमेंट स्टार्ट हो गई, चिपको मूव। अब चिपको मूवमेंट चली, पूरे देश में चली, जहां जहां पे ऐसे पेड़ काट रहे थे उनके खिलाफ चली। जैसे साउथ में अपिको मूवमेंट भी चली, अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है कि अगर कोई भी जंगल का एरिया नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट करना है, इनके ऊपर कुछ रेगुलेशन होनी चाहिए। इन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेके आए और इसके अंदर इन्होंने रूल बनाया कि अगर फॉरेस्ट को डाइवर्ट करना है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, फाइनल जो अथॉरिटी है वो सेंटर देगी। फाइनल अथॉरिटी कौन देगी? सेंटर देगी। सेंटर अगर रिकमेंडेशन देती है कि पेड़ काटो, तभी पेड़ काटे जाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लॉस को थोड़ा सा क्या किया? स्ट्रेंथन किया। दैट इज फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। तो हम कह सकते हैं कि चिपको मूवमेंट हैड अ ग्रेटर रोल इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इतना ही नहीं, लेटर ऑन 1980s में, मिड 1980s में स्पेसिफिक मिनिस्ट्री बन गई इस चीज को लेके, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। क्या बन गई? स्पेसिफिक मिनिस्ट्री बन गई। पहले स्पेसिफिक मिनिस्ट्री नहीं थी, एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री बन गई जिसका नाम क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। क्लियर है इतनी बात? ओके, ये दो एक्ट हो गए, क्लियर हो गए कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, मे भी आपसे इतना ना पूछे बट आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा, भूलोगे नहीं। और वाटर पोल्यूशन एक्ट है 1974। इसके बाद एक साल बाद ही एक और एक्ट आता है, एयर पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981। अब एयर पोल्यूशन एक्ट के अंदर क्या था? सेम चीज थी कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है? एयर पोल्यूशन को। कैसे करें? इन्होंने बोला कि ऑलरेडी हमारे पास दो बॉडीज बनी हुई हैं, सीपीसीबी एंड एसपीसीबी। कह रहे बनी तो वो वाटर पोल्यूशन एक्ट के अंदर है, कहते पर एक नया एक्ट बनाते हैं और उनको पावर दे देते हैं इस एक्ट के अंदर कि एक काम और कर लो, एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करो। किसको कंट्रोल करो? एयर पोल्यूशन को। तो इंडिया में आज सीपीसीबी और एसपीसीबी का क्या काम है? ये वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? इतनी चीज इंपॉर्टेंट है ये। किसको कंट्रोल करते हैं? दोनों, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन को। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, वाटर पोल्यूशन एक्ट ने क्रिएट करी बॉडीज, एयर पोल्यूशन एक्ट ने मैंडेट इंक्रीज किया, जिसके थ्रू उनको पावर मिल गई एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की पावर कहां से मिली, वो वाटर पोल्यूशन एक्ट से मिली। बॉडीज बनी कहां से? वाटर पोल्यूशन एक्ट से। मैंडेट कहां से बढ़ाया गया? एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 से। अब ध्यान से देखना, आपका एयर पोल्यूशन एक्ट है 1981, ठीक है जी। इसी के साथ 1982 में भारत सरकार ने एक स्टैंडर्ड्स निकाले, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्या निकाले? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या है? कहते हैं यार देश के अंदर ये 12 पोल्यूटेंट्स का लेवल मेंटेन होना चाहिए एक लिमिट के अंदर। एक लिमिट के अंदर 12 पोल्यूटेंट्स का लेवल मेंटेन होना चाहिए। वो पोल्यूटेंट्स कौन से हैं और क्या लेवल होना चाहिए,
वो इस एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में बताया गया। ठीक है जी। अब ये इंप्लीमेंट हो, एयर स्टैंडर्ड्स बनाए रहें, उसके लिए इन्होंने 1985 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक कर रहा है इन 12 प्लूटेंट के अक्रॉस मेजर सिटीज के अंदर। ठीक है जी। लेट से ये आपका प्रोग्राम चला। अब एक बात बताओ, इस प्रोग्राम की देखरेख कौन कर रहा होगा? सीपीसी। इस प्रोग्राम की देखरेख कौन कर रहा है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज इन द टास्क और द चार्ज टू इंप्लीमेंट द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। क्लियर है यहां तक? तो आपका एयर पोल्यूशन एक्ट आता है 1981 में, सीपीसीबी और एसपीसीबी को पावर्स मिलती है वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की। इसी के साथ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आते हैं 12 पोल्यूटेंट के अक्रॉस एक लिमिट के अंदर, और इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ओके। 1984 एक ट्रेजेडी हो जाती है बहुत भयानक, भोपाल गैस लीक, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो जाती है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस क्या हो जाती है? लीक हो जाती है। अब गैस लीक हो गई, ये एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर हो। कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। अभी फाइनली जाके 2025 में ऑलमोस्ट 40 साल बाद जो भोपाल के अंदर वेस्ट था उसको ट्रांसफर करके मध्य प्रदेश में पीथमपुर साइट पे लेके आए हैं, ताकि वहां पे उसकी ट्रीटमेंट कर सके। 40 साल तक वहां पे वेस्ट पड़ा था, उसको अब जाके इन्होंने क्लियर किया है। जब पीथमपुर में भी वेस्ट आया अभी 2025 में, तो लोकल लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया कि भाई वहां पे तो जनरेशन की प्रॉब्लम्स आ चुकी है, कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना आ जाए अगर अभी इतना हार्मफुल वेस्ट लेकर आ रहे हो। ये बेसिकली यूज होता है मिथाइल आइसोसाइनेट फर्टिलाइजर्स वगैरह में अगर हम बात करते हैं, या इंसेक्टिसाइड्स के अंदर बनाने के अंदर यूज होता है अगर हम बात करते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। कहते यार क्या करें, आने वाले टाइम में ऐसा कोई डिजास्टर हो जाए, कोई हमारे पास लॉ ही नहीं है, पहली बार हुआ ना इतना बड़ा डिजास्टर। कहते क्या करें? कहते काम करो, एक एक्ट बनाओ। कहते कौन सा? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया इन रिस्पॉन्स टू भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी। क्लियर रहती बात? दूसरी चीज कहते यार भोपाल गैस लीक हुई, नॉर्मल बंदों की जिंदगी गई, काफी लोगों ने काफी कुछ लूज किया, बहुत सारे विक्टिम्स थे। अब ऐसे विक्टिम्स हो जाते हैं तो उनकी कंपनसेशन कैसे की जाए? विक्टिम्स की कंपनसेशन कैसे की जाए? कहते विक्टिम्स की कंपनसेशन के लिए किस तरीके से विक्टिम्स को कंपनसेट करेगी यूनियन कार्बाइड कंपनी, और आने वाले टाइम में अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसके लिए लॉ बनाया पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991। कौन सा लॉ बनाया? पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991। हाउ द विक्टिम्स वुड बी कंपनसेटेड। हाँ जी, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम 1985, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, देन यू हैव द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। इन्हीं के बीच में 1988 में एक पॉलिसी आई थी जिसका नाम है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने बोला कि हमारा एक एम है। कहते क्या एम है? कहते हमें फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितने परसेंट करना है? 33%। क्या करना है? फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर को इंडिया के कितना ज्योग्राफिकल एरिया बनाना है? 33%। मैंने उस दिन बताया था कोशिश तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर बात होती है क्वालिटी की। क्वालिटी में हम लैग करते हैं क्योंकि ज्यादातर हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं? एलियन स्पीशीज देखने को मिलते हैं अगर हम इस क्वालिटी की बात करते हैं फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की। क्लियर है इतनी बात? अब आगे चलते हुए 2002 से 2016 में इंडिया का एक वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान आता है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज बोली जाती है, ध्यान से सुनना, कि जो नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कहते हैं इनको और प्रोटेक्शन दो। कैसे?
कहते हैं इनके अराउंड कुछ एरिया को एज अ बफर जोन डिक्लेयर करो, जहां पे एक्टिविटीज को लिमिट कर दो। क्या डिक्लेयर कर दो? बफर जोन। और इनको डिक्लेयर करो एज इको सेंसिटिव जोन्स। क्या डिक्लेयर करो? इको सेंसिटिव जोन्स। पहले तो इन्होंने जब एक्शन प्लान में मेंशन किया था कि हर नेशनल पार्क का 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो क्या डिक्लेयर हो जाना चाहिए? इको सेंसिटिव जोन्स। इंपॉर्टेंट है, कितना एरिया? 10 किलोमीटर का एरिया क्या हो जाना चाहिए? आपका इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अब इस इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर कौन करता है? दोनों डिक्लेयर कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट है, दोनों डिक्लेयर कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। लिख सकते हो, इको सेंसिटिव जोन्स आर डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लिख रहे हो इस चीज को। अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अभी सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट रूलिंग आई है इस चीज के ऊपर कि जरूरी नहीं है 10 किलोमीटर हो। उन्होंने रूलिंग कर दी है 101 से लेके 14 किलोमीटर तक का एरिया हो सकता है इको सेंसिटिव जोन। कितना हो सकता है? 1 to 14 किलोमीटर का एरिया हो सकता है अगर हम बात करते हैं इको सेंसिटिव जोन का। क्लियर रहती चीज। अब ना अगर हम इको सेंसिटिव जोन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा ना डिफिकल्टी रहती है डिफाइन करना इको सेंसिटिव जोन का एरिया वेस्टर्न घाट्स वाला। ये बड़ा फ्रेजाइल एरिया है कि यहाँ पे कोशिश की जाती है कि इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करें, कितना डिक्लेयर करें, कितनी एक्टिविटी अलाउ करें। अब उसी चक्कर में ना बहुत सारी कमिटीज बनी है जिन्होंने रिपोर्ट्स दी हैं, जैसे गडगिल रिकमेंडेशंस आई हैं, कस्तूरी रंगन आई हैं। ठीक है, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए, कस्तूरी रंगन और गडगिल जी ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं दैट इज रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट्स एंड रिलेटेड टू इको सेंसिटिव जोन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो फैक्ट बता रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लिख लो, गडगिल एंड कस्तूरी रंगन रिकमेंडेशंस आर देयर in relation to eco sensitive zones around western ghats, eco sensitive zones around western ghats। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज और है, 2010 में फिर आगे जाके एक एक्ट आता है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। लिख सकते हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाई जाती है एक्ट के थ्रू, जिस एक्ट का नाम ही एनजीटी एक्ट है। क्या है? एनजीटी एक्ट 2010। ये स्पेशलाइज्ड एक इन्वायरमेंट की ट्रिब्यूनल बनाएगी। देखो यार, हम ऑलरेडी बात करते हैं कि कितने केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर। अब इन्वायरमेंट के मुद्दे भी अगर कोर्टों में आएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने बोला एक ट्रिब्यूनल को पावर दे दी कि तुम्हारी कोर्ट जितनी पावर है, टेंशन मत लो, अगर इन्वायरमेंट का मैटर है तुम सॉल्व करो। कहते कैसे करेंगे? कहते टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारा तो पहले हेडक्वार्टर या प्रिंसिपल बेंच जो होगा वो न्यू दिल्ली होगा। लिख लो, प्रिंसिपल बेंच इज इन न्यू दिल्ली, प्रिंसिपल बेंच इज इन न्यू दिल्ली। रीजनल बेंच लिख लो, इट इज इन भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। एनजीटी के पास पावर है 7 एक्ट को लेके ये केसों की सुनवाई कर सकते हैं। 7 एक्ट के अंदर वो क्या है? वाटर पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974, वाटर सेस एक्ट ऑफ 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, एयर पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991 एंड फाइनली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये 7 एक्ट के अंदर इनके पास पावर है सुनवाई सुनने की।
ओके, नेक्स्ट इसी के नीचे लिखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनजीटी। लिखो पहले चेयरपर्सन, चेयरपर्सन ब्रैकेट में लिख लो अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। सेकंड लिखो जुडिशियल मेंबर्स, जुडिशियल मेंबर्स ब्रैकेट में लिखो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। थर्ड लिखो एक्सपर्ट मेंबर्स, राइट डाउन प्रोफेशनल विद एटलीस्ट 15 years of experience, 15 years of experience in the field of 15 years of experience in the field of environmental conservation, 15 years of experience in the field of environmental conservation। एक लाइन लिख लो लास्ट अलग से, एनजीटी इज गाइडेड बाय द, एनजीटी इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, NGT is guided by the principles of natural justice। ठीक है जी, तो ये मेजर एक्ट हैं अगर हम बात करते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आए हैं एनवायरमेंट के रिलेटेड। ठीक है, याद होने चाहिए। ठीक है, वाटर पोल्यूशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, पहले हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी डिस्कस कर चुके, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एनजीटी एक्ट 2010। क्लियर है इतनी चीज? ओके, अब ना कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे एयर पोल्यूशन के रिलेटेड है। ठीक है, आज ना एक हिंदू में आर्टिकल आ रखा है, उसे पढ़ लेना एयर पोल्यूशन को लेके कि मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं और उनके सोर्सेस क्या हैं। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, अब ना एयर पोल्यूशन के रिलेटेड कुछ फैक्ट की फॉर्म में मैं आपको कुछ चीजें लिखवाऊंगा, उसको आप लिख लो फटाफट। ठीक है, आपको काफी चीजें पता ही होंगी, बस उसको एक बार लिख लेना। हाँ जी, इतनी बात क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? फैक्ट की फॉर्म में ही होंगी, जैसे एयर पोल्यूशन को लेकर या वाटर पोल्यूशन को लेकर। अब जैसे एयर पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं ना, तो दो तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, लिख लो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। राइट डाउन, पहले लिखो प्राइमरी पोल्यूटेंट, write down, they are directly released from a source, they are directly released from a source like ऐसे लिखना एग्जांपल में, ऐसे नीचे नीचे करके लिखना PM 2.5, PM 10, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, अमोनिया, volatile organic compounds, fly ash। फ्लाई ऐश। ठीक है जी, जो सबसे डेंजरस है ना ये दो हैं। सबसे डेंजरस कौन से हैं? PM 2.5 एंड PM 10। अगर मैं आपसे पूछूं कहां से रिलीज होते हैं, हाँ जी कहां से रिलीज होते हैं PM 2.5 और PM 10? व्हीकल से होते हैं। ओके, और फैक्ट्री से होते हैं, और थर्मल पावर प्लांट से, कंस्ट्रक्शन साइट से। ये मेजर सोर्सेज है अगर हम इनकी बातचीत करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा कहां से एमिट होती है? ये आपकी एनर्जी सेक्टर से होती है, जहां पे थर्मल पावर प्लांट्स सबसे ज्यादा। नाइट्रोजन ऑक्साइड व्हीकल से, कहां से होती है? व्हीकल्स। NH3 होती है एग्रीकल्चर से, कहां से होती है? एग्रीकल्चर। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो आपके सॉल्वेंट्स नहीं होते, पेंट, लुब्रिकेंट्स, रूम फ्रेशनर्स, वहां से आपके ज्यादातर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। फ्लाई ऐश आपकी होती है राख, जिसे बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, इन सब चीजों से रिलीज होती है। ये मेजर सोर्सेज हैं अगर मैं बात करता हूं आपके वेरियस पोल्यूटेंट्स का। अब इनका डायरेक्ट कोई सोर्स है जहां से रिलीज हो रहे हैं। अब आपने इनके बारे में तो दोनों के बारे में सुना होगा। सल्फर ऑक्साइड अगर हवा में ऑक्सीडाइज हो गई तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगी, और वो बनता है पार्ट ऑफ एसिड रेन।
नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अगर हवा में ऑक्सीडाइज हो गए तो वो बन जाएगा नाइट्रिक एसिड एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ एसिड रेन। नीचे स्टार मार्क करके लिख लो, एसिड रेन इज ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। पेपर में अगर वन लाइनर आ गया तो भगवान की किस्मत हो जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ जी, यहां तक लिख लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब दूसरी चीज मैंने अभी बताया, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से डायरेक्टली मिलते हैं, बट कुछ पोल्यूटेंट्स हैं वो डायरेक्टली नहीं मिलते, उनको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो हेडिंग लिखो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, write down, when primary pollutants react they form secondary pollutants. When primary pollutants react they form secondary pollutants. जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड इस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है ये, सनलाइट की प्रेजेंस में, ये बनाता है फोटोकेमिकल स्मॉग। क्या बनाता है? फोटोकेमिकल स्मॉग। ये फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ट्रोपोस्फेयर में है, लोअर लेयर में। किसमें है? ट्रोपोस्फेयर में। और इसके अंदर प्रेजेंट है ओजोन। क्या प्रेजेंट है? ओजोन। तो जो ओजोन फोटोकेमिकल स्मॉग का पार्ट है, जो ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको हम बैड ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैड ओजोन। गुड ओजोन वो है जो स्ट्रेटोस्फेयर में है। कहां पे? स्ट्रेटोस्फेयर में, और जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है किससे? यूवी रेस। क्लियर है इतनी बात? तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो लिख लो, प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट टू फॉर्म सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट react to form secondary pollutant. For example, nitrogen oxides and volatile organic compound react in sunlight to form photochemical smog. React in sunlight to form photochemical smog. इसके ब्रैकेट में लिख लो, इसे, इसका एक और नाम भी है, इसे बोलते हैं लॉस एंजलिस स्मॉग, एलए स्मॉग, लॉस एंजलिस स्मॉग। अगर ऐसे ही सल्फर के ऑक्साइड्स मान लीजिए हवा में रिएक्ट करते हैं, नॉट विद वीओसीज, नॉट इन सनलाइट, सल्फर के ऑक्साइड से जैसे रिलीज हुई आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, हवा में रिएक्शन होती है, तो ये क्रिएट करते हैं लंदन स्मॉग। लंदन स्मॉग क्यों? लंदन में काफी ज्यादा देखने को मिलती थी सल्फरस स्मॉग। लिख लो, अगर कोई पेपर में पूछ ले, आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पता होना चाहिए। सल्फर के ऑक्साइड्स फॉर्म सल्फरस स्मॉग विच इज नोन एज लंदन स्मॉग। क्लियर हो गया इतनी चीज? एसिड रेन क्या है आपकी, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, लंदन स्मॉग क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है, सबसे खतरनाक क्या है, PM 2.5 एंड PM 10। एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आए थे 1982 में, उसके रिलेटेड एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम आया, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम 1985। अब ध्यान से सुनना, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन आया, उसी के साथ मोदी जी ने एक इंडेक्स लॉन्च करवाया देश में, जो था नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपने पता ही होगा कि जब हवा की क्वालिटी खराब हो जाती है तो आपको पता है गुड हो गई, पुअर हो गई, तो वो इंडेक्स बताता है। अब वो इंडेक्स क्या है, ध्यान से देखो, अगर हवा की क्वालिटी एयर इंडेक्स 0 से 50 के बीच में है तो एयर क्वालिटी इज गुड, 51 to 100 है इट इज सेटिस्फैक्टरी, 101 to 200 है इट इज मॉडरेट, 201 to 300 है देन इट इज पुअर। यहां से कहानी शुरू हो जाती है जो प्रॉब्लमेटिक है। 301 to 400 वेरी पुअर, 401 to 500 सीवियर। ये आपकी 6 कैटेगरीज हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, लिख लो इसे।
ओके, एक साथ में ये भी लिख लो, एयर क्वालिटी इंडेक्स was launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change in April 2015. In April 2015, comma, it is a part of Swachh Bharat campaign. It is a part of Swachh Bharat campaign, comma, it mainly covers 8 pollutants. It mainly covers 8 pollutants. नाम लिख लो उनके, PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कॉमा, सल्फर डाइऑक्साइड, कॉमा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉमा, ओजोन, कॉमा, अमोनिया, कॉमा, लेड, कॉमा, लेड, LEAD। ठीक है, एक ना पेपर में ना क्वेश्चन आ जाते हैं कई बारी कि WHO ने कितनी परमिसेबल लिमिट रखी है, एनुअल की या 24 आवर एवरेज, किसकी, PM 2.5 की और PM 10 के। बात समझ में आ रही? PM 2.5 और PM 10 की कितनी परमिसेबल लिमिट होनी चाहिए एक सिटी के अंदर, दैट इज एनुअल, एक साल के अंदर या एक दिन के अंदर। ठीक है, तो एक काम करो, यहां पे ऐसे लिखो, एनुअल 24 आवर एवरेज, एनुअल लिख दो, ऊपर लिखो WHO, यहां पे लिखो PM 2.5, ऐसे लिखना, फिर लिखना PM 10। ठीक है, सेम चीज एनुअल और 24 आवर एवरेज की क्या लिमिट है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? एक होता है ना एनुअल, एक साल में इतनी लिमिट होनी चाहिए, 24 एवरेज इतनी होनी चाहिए। अब देखो इनकी जो यूनिट्स होती है मैं बता दूं, ऐसे होती है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, पहले बाहर लिख लो, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट, यहां तक कवर है, तो मैं यहां पे सिर्फ नंबर बोलूंगा कितना है। ठीक है, हाँ जी, पहले में लिखिए, ऐसे लिख रहा हूं मैं, खुद ही लिख रहा हूं, आप देख लेना बस इसको। 5, 15, 45, 15। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब यहां पे इंडिया का भी लिख दो ऐसी, ऊपर पहले WHO का था, अब इंडिया का लिख दो, सेम चीज, इंडिया के अंदर क्या परमिसेबल लिमिट है, इंडिया के स्टैंडर्ड्स अलग है थोड़े से। ठीक है, सेम चीज, एनुअल 24 एवरेज फॉर PM 2.5 एंड PM 10, ऐसे लिखना, 40, 60, 60, 100। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आ जाए प्लीज इसको अटेम्प्ट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक लिखो, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राइट डाउन। इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change in January 2019, to cut down the concentration of PM 2.5 and PM 10, to cut down the concentration of PM 2.5 and PM 10 at least by 30%। एक काम करो, इसे 40 कर दो, अब चेंज हो चुका है डेटा, 40% बाय 2026।
बाय 2026। ठीक है, पहले 20 से 30% कम करने की बात करी गई थी 2024 तक, फिर इन्होंने 2026 एक्सटेंड कर दिया और इसको भी 40% कर दिया। ठीक है, अब किन सिटीज के अंदर ये किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बात हो रही है कि हमें PM 2.5 और PM 10 की कंसेंट्रेशन को कम करना है। क्वेश्चन है कहां कम करना है। अब मैंने आपको बताया था कि एक प्रोग्राम चल रहा था इनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। कुछ सिटीज थी जो ये स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रही थी, जो लिमिट से ज्यादा 12 पोल्यूटेंट्स के अंदर मेनली PM 2.5 और PM 10 की कंसेंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज आ रही थी। तो इनके लिए इन्होंने बोला क्या करें, इन सिटीज के अंदर ये जो नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं, जो ऊपर वाले स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पा रही हैं, उनके अंदर PM 2.5 और PM 10 की कंसेंट्रेशन को कम करना है बाय 20 to 30%, जिसे चेंज करके कितना कर दिया 40%। नीचे लिख लो, इट इज टू बी इंप्लीमेंटेड इन दोज सिटीज which are not able to meet national ambient air quality standards, not able to meet national ambient air quality standards from the time period between 2011 to 2015, from the time period between 2011 to 2015. This program is implemented by Central Pollution Control Board. This program is implemented by Central Pollution Control Board. अच्छा, दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना, देख लो। दिल्ली के अंदर आपको पता है कि NCR रीजन में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है एयर पोल्यूशन की। वहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो उधर कौन चेक करता है, पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, लिख लो। इन दिल्ली एंड NCR, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, formed in 2021 is responsible for managing it. Commission for Air Quality Management formed in 2021 is responsible for managing it. ठीक है जी। इसी के साथ अब वो कैसे चेक करते हैं, वो चेक करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। क्या चेक करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। उसके साथ अगर एयर क्वालिटी खराब होती रहती है तो वो प्लान इंप्लीमेंट करते हैं, जिस प्लान का नाम है GRAP, राइट डाउन, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इज अ 4-stage एक्शन प्लान enforced by CAQM, Commission for Air Quality and Management, enforced by CAQM on the basis of the air quality, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक सा था, अगर हम एयर पोल्यूशन के छोटे छोटे पॉइंट्स की बात करते हैं। सिलेबस में मेंशन नहीं है, सिलेबस में मैंने कभी देखा भी नहीं है, ना ही क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। अगर आप देखोगे पोल्यूशन के क्वेश्चन नहीं पूछते, फिर भी हम कर रहे हैं ताकि अगर आ भी जाए तो हम स्टेज पे हो गए, हम कवर कर सकते हैं। हमने एक डिस्कस किया था ना, वाटर के ऊपर मान लीजिए सरफेस के ऊपर नाइट्रोजन या फॉस्फोरस आ जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। लिख लो, यूट्रोफिकेशन, EUTROPHICATION। ग्रैप मैंने बोला इट इज अ 4-stage प्लान enforced by CAQM on the basis of air quality index. यूट्रोफिकेशन लिखिए, इट इज द addition of pollutants into the aquatic ecosystem. It is the addition of pollutants into the aquatic ecosystem. ठीक है जी। इसके नीचे लिखो एक डेफिनेशन फॉर्म में, एल्गल ब्लूम। राइट डाउन, अपॉन एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स, population of algae thrives on it.
population of algae thrives on it, resulting in population explosion, resulting in population explosion, which is known as algal bloom, which is known as algal bloom. अब एक चीज बताओ, फाइटोप्लैंक्टन सफोकेट करके मर रहे, ठीक है जी, ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो गई क्योंकि ऊपर लेयरिंग हो चुकी है, सनलाइट नहीं आ पा रही है, धीरे धीरे करके फाइटोप्लैंक्टन्स मर रहे हैं, जो इनके ऊपर जू प्लैंक्टन्स डिपेंडेंट थे वो भी मर रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन्स मर रहे हैं तो डीकंपोजर डीकंपोज करना शुरू कर रहे हैं, डीकंपोजर जब इनको तोड़ रहे हैं तो उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी पहले ही बहुत ज्यादा है, अब फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही, ये मरते जा रहे हैं, डीकंपोजर एक्शन में आते जा रहे हैं और ये किसकी डिमांड करते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड करते जा रहे हैं। ये जो डिमांड ऑक्सीजन की कर भी रहे हैं, ये सब स्टार्ट कहां से हुआ, जब आपके पोल्यूटेंट्स एंटर हुए, एल्गल ब्लूम हुआ, ऊपर लेयरिंग हुई, तब जाके ये डिमांड बनी। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें चेक करना है कोई वाटर बॉडी कितनी पोल्यूटेड है तो उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, लेवल ऑफ ऑक्सीजन कितना है, या ये कितनी डिमांड कर रहे हैं, दैट इज टू ब्रेक डाउन दी दैट्स डीकंपोजर्स ने ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी डिमांड कर रहे हैं, जितनी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं इसका मतलब फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन फिश डाई कर रहे हैं, अगर वो डाई कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन का लेवल पानी में कम होता जाएगा, दैट विल इंडिकेट अस वाटर बॉडी कितनी पोल्यूटेड है। इस चीज को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट डाउन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड is the demand of the decomposers to break down the organic waste, full stop. Higher the BOD, lower will be the dissolved oxygen, higher the BOD lower will be the dissolved oxygen। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, वाटर बॉडी वो कम पोल्यूटेड है, हाँ जी, जिसका BOD लेवल कम, जिसका BOD लेवल ज्यादा है वो वाटर बॉडी ज्यादा पोल्यूटेड है। क्लियर है जी, चलो जी आज इतना ही करते हैं, ठीक है, कल हम फिर एनवायरमेंट की सीरीज को फिनिश करेंगे। अब मिसलेनियस ये टॉपिक्स है जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग, थोड़ा बहुत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, है ना, जैसे कोस्टल रेगुलेशन, इनको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। पेपर में ईयर ही पूछते हैं आपसे, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं, बट फिर भी हम देखेंगे कि थोड़ा सा डिटेल में कर लें। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू हैव डाउट यू कैन आस्क। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी, ऑफलाइन आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। BOD ज्यादा, पोल्यूशन ज्यादा, कम है मतलब कम है, BOD ज्यादा, पानी में ऑक्सीजन कम। चलिए फिर दैट्स इट देन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, वी विल सी यू टुमारो। हाँ कह सकते हो श्रेय जी, ओके जी, ठीक है जी श्रेय मेहता जी, चलिए थैंक यू सो मच गाइस।